हेलो एवरीवन। हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉरफीचर। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है वो कंपनी से रिलेटेड है कि जो एक कंपनी होती है वो कैसे स्ट्रक्चर करती है, कंपनी कैसे वर्क करती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कंपनी को किसकी ज़रूरत होती है? कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो उसके कैपिटल को अलग अलग स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अभी हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे जो कंपनी का टोटल जो कैपिटल होता है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक्चुअल में ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब जब कंपनी स्टेबल होती है, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो उस समय कंपनी को अपना एक कैपिटल ऑथराइज करवाना पड़ता है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इतने कैपिटल से कभी भी ज़्यादा का इश्यू नहीं करेगी। तो उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो कोई कंपनी 10 करोड़ में क्या की गई है? ऑथोराइज की गई है। तो वो कंपनी क्या होगी कि वो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 10 करोड़ से ज़्यादा के शेयर इशू नहीं करेगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या होता है कि कंपनी का, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया 10 करोड़ का ऑथोराइज कैपिटल है, तो कंपनी क्या करेगी उस 10 करोड़ में से मान लो सिर्फ 2 करोड़ को क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। 2 करोड़ को वो अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कि हमारा 2 लाख शेयर है 100 के हिसाब से। तो इस तरीके से वो डिवाइड करेगी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इशूड कैपिटल हो जाएगा। अनइशूड कैपिटल का मतलब कंपनी रजिस्टर्ड कितने से है? 10 करोड़ से। उसने सिर्फ शेयर कितने के इशू किए? 2 करोड़ का। तो बचा कितना? 8 करोड़। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अनइशूड कैपिटल। मतलब कंपनी क्या करती है? अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल हमारा क्या हुआ? 10 करोड़। 2 करोड़ क्या हुआ हमारा? इशूड कैपिटल। और बचा कितना हमारा? 8 करोड़। तो वो उसने क्या किया? अनइशूड किया। तो इस तरीके से कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ये है कि हमने इशू किया 2 करोड़ के शेयर को, अगर उसमें से हमें जितने के शेयर के लिए इशूड आएगा, मान लो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 2 लाख शेयर, तो 2 लाख शेयर में मान लो सिर्फ हमें डेढ़ डेढ़ लाख शेयर क्या किया गया होगा? कंपनी ने इशू किया तो एप्लीकेशन आया होगा मान लो सिर्फ 1.5 करोड़ का। तो वहां पर हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो जाएगा? 1.5 लाख शेयर का। तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ जो 50 लाख का शेयर है वो क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है? अलग अलग स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल का हमने एग्जाम्पल लिया तो वो 10 करोड़ का हो गया। इशूड कैपिटल मान लो हमने उसमें से सिर्फ 2 करोड़ का लिया तो वो इशूड कैपिटल हो गया। बचा हुआ हमारा 8 करोड़ क्या हो गया? अनइशूड कैपिटल हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब अब 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख जो आपका शेयर है आपका 100 के हिसाब से, तो उसमें से अगर कंपनी सिर्फ मान लो 50 रुपए ही कॉल करेगी, मतलब एप्लीकेशन का बस मांग रही है, तो वहां पर कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 1.5 लाख शेयर इंटू आपका 50। तो इस तरीके से आपका कॉल्ड अप कैपिटल का स्ट्रक्चर हुआ। मतलब कंपनी क्या करती है? अपने हिसाब से कैपिटल को मांगती है जितना उसको जरूरत होता है। तो ऑथोराइज कैपिटल जो रजिस्टर्ड होता है, इशूड कैपिटल जो कंपनी क्या करती है जितना उसको रुपए की जरूरत होगी उसके लिए वो कंपनी बोलेगी तो वो इशूड कैपिटल है। जो कैपिटल नहीं मांगा जाएगा वो अन इशूड कैपिटल है। और पब्लिक के द्वारा जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा वो होगा सब्सक्राइब कैपिटल। जो नहीं मांगा जाएगा वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितना रुपए कंपनी मांगेगी वो कॉल्ड अप कैपिटल। तो इस तरीके से ये कुछ 6 अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी जो शेयर के अमाउंट को पब्लिक को नहीं मांगी रहती है तो उसको हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। जैसे कंपनी अपने शेयर को जब रुपए मांगना होता है तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कंपनी आपका एप्लीकेशन मांगती है, फिर अलॉटमेंट करती है, कॉल्स करती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो यहाँ पर अगर एप्लीकेशन मांगी है तो वो पेड आपका कॉल्ड अप के अंतर्गत आएगा, और जैसे अलॉटमेंट है, कॉल्स को नहीं मांगी है तो वो अनकॉल्ड अप कैपिटल के अंतर्गत आएगा। उसी तरह नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल मतलब पब्लिक जो शेयर परचेस कर लेती है तो जितना अमाउंट वो पेमेंट कर चुके रहती है उसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं कंपनी का, और जो अमाउंट पब्लिक पेमेंट नहीं किए रहती है उसको हम लोग अनपेड अप कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व कैपिटल। तो एक्चुअल में एक है रिजर्व कैपिटल, एक है कैपिटल रिजर्व। नाम सुनने में दोनों में सेम लगता है बट दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। तो जो रिजर्व कैपिटल होता है वो एक होता है जो कंपनी होती है वो अपने जो ऑथोराइज कैपिटल है उसका कुछ पार्ट
लाइफ टाइम के लिए क्या करती है, रिजर्व करके रखती है कि इतना कैपिटल वो कभी भी कॉल नहीं करेगी, मतलब वो पब्लिक से कभी भी नहीं मांगेगी। तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, जिसको कंपनी रिजर्व करके रखती है ताकि उसका कभी भी कॉल्स या पब्लिक के ना मांगा जाए। और ये जो रिजर्व कैपिटल होता है उसको हम कंपनी के बैलेंस शीट में कभी भी नहीं दिखाते। और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। तो जो कैपिटल रिजर्व है वो क्या होता है हमारा, हम जो फर्म में जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी क्या करती है, रिजर्व करके रखती है कि फ्यूचर में जो अनवांटेड लॉसेस होते हैं तो उसका पेमेंट किया जा सके। तो ये जो कैपिटल रिजर्व होता है उसकी एंट्री हम अपने बैलेंस शीट में करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत। तो इस तरीके से कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट है आपका एमओए जिसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। सेकेंड है आपका एओए जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। थर्ड है आपका प्रोस्पेक्टस एंड नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये जो चार मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। थर्ड है आपका प्रोस्पेक्टस जिसको कंपनी पब्लिक को शेयर परचेज करना रहेगा पब्लिक से तब इशू करती है। और फोर्थ है आपका स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इस जो चारों मेन टॉपिक है इसको हम लोग सिंगल सिंगल देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि यही कंपनी का फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है इसी में कंपनी के सभी राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, इसमें कंपनी के जितने भी राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव है उनको क्या ऑब्जेक्ट अचीव करना है ये सब इस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। नेक्स्ट हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस समय जितने भी कंडीशन है वो सब किस में लिखे रहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। साथ ही बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की क्या बाउंड्रीज हैं, इससे रिलेटेड वर्क रिलेटेड, मतलब कंपनी क्या वर्क करेगी अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो कंपनी की सभी बाउंड्रीज इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि कंपनी अपनी बाउंड्री को छोड़ के कभी भी कोई भी वर्क नहीं कर सकती है। तो मेन एम ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो इस जो डॉक्यूमेंट है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका मेन एम ये है कि कंपनीज एक्टिविटीज टू द शेयर होल्डर्स, की कंपनी की क्या एक्टिविटीज रहेगी अपने शेयर होल्डर्स को लेके, क्रेडिटर्स को लेके एंड अदर पर्सन को लेके। तो ये सभी किस में लिखा रहता है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। शेयर होल्डर कौन होता है, तो शेयर होल्डर वो पर्सन है जो कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, जो कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। क्रेडिटर्स वो पर्सन जो कंपनी में अमाउंट क्रेडिट दे रहते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। अदर पर्सन जो बिजनेस में अदर एक्टिविटीज में हमारे वर्क को प्रेजेंट करने में अपना योगदान देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ये जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी है क्योंकि ये फर्स्ट तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जिसमें कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे करना है ये सब डिटेल था। तो उसमें लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये कंपनी क्या वर्क करेगी, कंपनी कैसे वर्क करेगी, उसमें कंपनी से रिलेटेड सभी चीज़ों का डिटेल रहता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कैसे वर्क करेगी, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन ये सब चीज़ लिखे रहते हैं। तो इसीलिए ये है कि कंपनी रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, की कंपनी अपने इंटरनल मैनेजमेंट मतलब कंपनी अपने बिजनेस को कैसे रन ऑफ करेगी, कैसे वर्क करेगी, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर है, वो उनके कैसे वर्क करेंगे, उनको कैसे पेमेंट होगा, उनको कैसे सैलरीज मिलेगी, कैसे कंपनी का वर्क करेगी, सभी रूल्स रेगुलेशन सब किस में लिखे रहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे रहते हैं। अगर कोई भी कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो उसके लिए वो टेबल ए यूज़ कर सकती है। टेबल ए जो कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पहले ही बना होता है तो उसको वो अपने रूल्स फॉलो कर सकती है। इसलिए बोला जाता है कि इट इज़ नॉट अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो इसके लिए हम टेबल ए का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में प्रविवरण बोलते हैं। तो ये जो होता है ये है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये सब
सभी डॉक्यूमेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम इसलिए बनाते हैं कि कंपनी कैसे फॉर्मेशन हुई है वो सब इसमें रिलेट रहता है। तो प्रोस्पेक्टस एक्चुअल में प्रविवरण क्या होता है, जो कंपनी होती है वो इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक कंपनी होती है उसको जब मनी की ज़रूरत होती है तो वो पब्लिक को क्या करती है, शेयर इशू करती है। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसको अपने कंपनी के सभी डिटेल बताने पड़ते हैं। तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में कंपनी की कंप्लीट डिटेल बताती है कि कंपनी कैसे स्टैब्लिश हुई, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं, कंपनी कितनी प्रॉफिट अर्निंग करती है, कंपनी में क्या रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी कितना डिबेंचर, कितना डिविडेंड, कितना पेमेंट करती है। तो उससे रिलेटेड सभी डिटेल प्रोस्पेक्टस में लिखे जाते हैं। कितने शेयर पब्लिक मतलब कंपनी इशू करी है, कितनी इक्विटी शेयर है, कितने प्रेफरेंस शेयर है, और साथ ही कितना आपका कॉल्ड अप मनी है, कितना पेड अप, ये कंप्लीट डिटेल मतलब कंपनी अपना हर एक डिटेल अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है। तभी तो जो पर्सन है, जो पब्लिक है, वो कंपनी के डिटेल्स को जान के क्या करते हैं, शेयर परचेस करने के लिए उन लोग एप्लीकेशन देते हैं। तो बेसिकली इनविटेशन टू परचेस शेयर एंड डिबेंचर, हम प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने शेयर एंड डिबेंचर को परचेस करने के लिए इनविटेशन दे सकें। तो एक तरीके से प्रोस्पेक्टस हमारा इनविटेशन कार्ड है जो हम पब्लिक को शेयर करते हैं, ताकि हमारे कंपनी के जितने भी शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको क्या किया जा सके, परचेस किया जा सके। शेयर जो कैपिटल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो शेयर है। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटीज है जो पब्लिक से लोन के रूप में लेने के लिए हम इशू करते हैं। तो डिबेंचर के बिहाफ में जो डिबेंचर होल्डर होता है उनको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है, और जो शेयर होल्डर होता है उनको शेयर के बिहाफ में डिविडेंड अमाउंट मिलता है। ये जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस के बदले क्या देती है, बयान देती है। एक स्टेटमेंट देगी कि हम क्या करे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करे हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट दैट अ कंपनी फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, एंड इट इज नॉट सॉलिटिंग पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर। मतलब कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर इशू नहीं करी है। ये किसके थ्रू बताती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो एक स्टेटमेंट देती है कि हमारी जो कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये उसी के थ्रू और इन्फॉर्मेशन देगी कि हम पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर इशू नहीं करे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है कि एक हमारा पर्पस क्या है। तो पर्पस ये रहता है इंश्योर करना कि हम पब्लिक को ये इनविटेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम पब्लिक को क्या करेंगे, कंपनी अपने शेयर इशू नहीं करेगी। ये एक हमारा पर्पस है। क्या स्टेटमेंट ऑफ लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस का पर्पस है कि पब्लिक को इन्फॉर्म करना कि हम कंपनी के शेयर इशू नहीं करेंगे। सेकंड है आपका रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का हम ये समझेंगे कि कंपनी ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, रेगुलरली रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट है कंटेंट। तो कंटेंट में हम ये देखेंगे कि कंपनी का जितना भी नेम है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस है, नेम ऑफ डायरेक्शन है, ये जितने भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है, डिबेंचर है, वो सब हम किस में बताते हैं, इस स्टेटमेंट में बताते हैं। सिग्नेचर, तो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन जो एजेंट है, उन सबका क्या रहेगा, ऑथोराइज सिग्नेचर रिक्वायर रहता है। तभी तो पता रहता है कि कंपनी क्या करी है, लीगल वर्क पर वर्क करी है। जो आपका लीगल कॉम्प्लियंस है, तो कंपनी ये प्रोवाइड करती है कि जब कंपनी क्या करी है, अपने सभी इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करी है कि हम अपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। तो इसका हमारा रिजल्ट क्या रहेगा कि कंपनी ये बताना कि हम फाइल के रूप में स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम कंपनी के शेयर को अलॉट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू नहीं कर रही है। तो इस तरीके से कंपनी क्या, अभी हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या देखा कि कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, और साथ ही हमने कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स देखे। तो इस वीडियो में हमने दो अलग अलग टॉपिक देखा। एक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर देखा कंपनी का, जो 9 अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, और हमने एक कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखे जिसको 4 भाग में हमने देखा था। एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड आपका प्रोस्पेक्टस, और फोर्थ आपका स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। थैंक यू।